नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता द्वारा लिखित किशोरी का आसमां का अगला भाग अर्थात 16वां भाग लेकर। भीतर की बेचैनी दबाकर वे बोली, बेटा घरे चलो, नहाए धोए के पिए चाय पानी। फिर पीछे सामान डालकर सीधे गाड़ी स्टार्ट करने लगी। कार में बैठते ही रानी चहकने लगी, लेकिन अम्मा के भीतर उमड़ने लगा सवालों का अंधड़। जिंदगी का गणित कौन बाँच पाता है? पाप पुण्य, गलत सही, जायज़ नाजायज़, न जाए ऐसे कितने बीहड़ जंगल में भटकती किशोरी को अपने हिस्से की आँच देने वाला कोई भी साथ क्यों नहीं मिल पाया? किस किस का मुंह बंद कराती वह? हर बार उसे मान मर्यादा के कटघरे में होना पड़ता, लेकिन कटघरे में खड़ा कर देने से ही अपराधी तो सिद्ध नहीं हो जाती वह। इतना सब गुजरने के बावजूद भी इतना मोह क्यों कर बचाए रखती है वह? लाज शर्म संकोच स्वाभिमान सब छोड़कर चली आई है। यहाँ माया मोह में बंधी बंदरिया की तरह खचुरती है। देहरी पर पैर रखते ही बहू अम्मा के पैर छूने झुकी। ड्राइंग रूम में पड़े दीवान पर बैठ गई किशोरी। 2 मिनट बाद ही कुनमुनाते बच्चे की आवाज़ उसके कानों में मधुर घंटी की तरह सुनाई पड़ी। बरसों बाद सुनने को मिली है ये मीठी धुन। थोड़ी देर बाद ही बहू बच्चे को लेकर बाहर निकली और सास की गोदी में डाल दिया। उस गुदाज छुअन से अभिभूत किशोरी बच्चे को गौर से आंखों में भरती रही। अनायास उमड़ आए आंसू पोंछते हुए उन्होंने बच्चे को सीने से सटा लिया। अम्मा कितना स्वीट है ना ये, गदगदा और खरा गोरा, बिल्कुल अंग्रेज बच्चों की तरह। उत्साह में पुलकित रानी ने बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा तो किशोरी ने बीच में ही टोक दिया, रानी सिरहाने ऊंचा करके बैठो। ऐसे ही ढंग से बच्चों के सिर नीचे अपना हाथ रखो, बिल्कुल मुन्ना पे गया मोड़ा। रानी झूला से कारो डारो तो रानी झोला में से कारो डोरा तो निकारो, मोड़ा को फहराए दें। बच्चे को देखकर मन कपूर की तरह हल्का होकर जगमगा उठा। लगा जैसे सिर पर रखी मन भर की गठरी तत्काल किसी ने उतार ली है। बेचैनी की बनती बिगड़ती बूंदें अनायास समतल पर बैठ गईं। दिन रात सिर मड़राने वाली संदेह की बर्रे हवा के एक झोंके में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे मन में बैठी उमस बारिश की पहली बौछार में ही जाती रही। उबलती धरती के गर्म बगलों से झुलसती किशोरी के जीवन में ऐसे मौके बामुश्किल हाथ लगे हैं। अब मूसलाधार बारिश हो और उसकी गर्म तासीर ठंडी हो जाए, ये अक्सर सोचती, जैसे इस तपन की जिंदगी अपने सीने में तपाकर जीना पड़ेगा। लेकिन आज उस घड़ी अनायास मिले इस सुख को महसूस कर छलक पड़ती हैं आंखें। बरसों बाद बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर किशोरी का सीना एक अनकहे सुख से सराबोर हो उठा। ऐन इसी वक्त पति की यादें जीवंत होने लगी। काश यदि आज ये भी होते। इस वक्त कोई पुरानी खरोंच क्यों नहीं टीस रही उसे। बछड़े की तरह कुलाचे भरते मन में त्योहार जैसी रौनक होने लगी। कहाँ तो ये 2 दिन की सोच कर आई थी और अब सोच रही है कि 10 दिन संक्रांत पड़ गई सो माघ मेला के बाद ही जई है। जब मन ही मन समय तिथि का हिसाब लगाने लगी, तभी सिर पर पल्ला डाले बहू चाय लेकर आई। अम्मा चाय। भीतर खदकते सवालों को परे धकियाकर उन्होंने चाय का गिलास उठा लिया। अम्मा का सोच रही, कछु नई गंगा जी में बुड़की लगावे को मन हो रहो। चलो फिर देर किस बात की, लड़के ने उत्साह में भरकर कहा तो उनके भीतर संकोच फुर्र से छिटक गया। अम्मा उठो तुरंत, बस 20 मिनट में पहुंचा देंगे नदी के पास। रानी तुम भी चलोगी? नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, अम्मा तुम ही जाओ, कहकर रानी बच्चे के साथ खेलने लगी और इधर उधर से चूमते हुए बोली, भाभी क्या नाम रखा है इसका? जवाब भैया की तरफ से आया, तुम लोग रखो अब इसका नाम। घर पर प्यार से बुलाने वाला नाम तो कुछ ना होगा क्यों भाभी? बस ऐसे ही सब लोग मिक्की बुलाने लगे हैं। सुनो, अम्मा के खाने का खास ध्यान रखना, नहा धोकर ही खाना बनवाना। चलो अच्छा। मुन्ना की आवाज़ सुनकर वे अपनी एक जोड़ी धुतिया झोले में डालकर नहाने चल पड़ी। रानी बच्चे को थपथपाने और गुनगुनाने उसकी तरफ देखकर उसे बतियाने में मगन थी।
वह बच्चे को कंधे से चिपकाकर घर पर रखे सामानों को देखने लगी। बड़े साइज का रंगीन टीवी, उसके नीचे रखा सीडी प्लेयर, वीसीआर फिल्मों के कैसेट्स और कई सारे शो पीसेस बरामदे में रखी थी। खूबसूरत नक्काशीदार कांच की डाइनिंग टेबल, पूरे घर में टंगे ये भारी भरकम पर्दे, बीचों बीच लटकते झाड़ फानूस, सोफा के बीचों बीच रखी कांच की गोल मेज को वह गौर से देखती रही। फिर बालकनी में गई। वहाँ रखे थे एक से एक फूलों वाले गमले, सुंदर सुंदर पत्तियों वाले पौधे। कंधे से चिपका बच्चा सो गया और उसे वह लिटाने बेडरूम में आई। वहाँ भी कपड़ों से भरी दो दो तीन तीन अलमारियाँ, प्यारी सी ड्रेसिंग टेबल। उससे सटे स्टोर की तरफ निगाहें गईं तो हनुमान जी की मूर्ति देखकर थमथमाई और भाभी से पूछने लगी, भाभी यहाँ पूजा कौन करता है? तुम्हारे भैया नियम से पूजा करते हैं और हर मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ भी। अच्छा, सचमुच? विमुग्ध अंतस में अनजाने ही खुशी घुल गई। तभी तेज हवा के झोंके से खिड़की के पास वाले आले में रखी तस्वीर लुढ़क कर नीचे गिरी। रानी ने झुककर उठाया। अरे ये तो अम्मा पिताजी की तस्वीर है। भैया के मन में कितनी जगह हैं घर वाले के वास्ते, जताते नहीं हैं। वो उत्सुक रानी आंखें गड़ा गड़ा कर हर चीज़ को देखती रही। फ़ोटो देखने के बाद भाभी ने पूछा, भाभी कुछ और फ़ोटो एल्बम भी तो होंगे, दिखाइए ना। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। कहते हुए वे भीतर गई और 5-6 एल्बम रानी के पास लाकर रख दिए। तस्वीरों में से जिया गया वक्त बाहर उछलने के लिए बेताब हो उठा। एक एक तस्वीर विगत जीवन की गवाह बनकर मूर्त रूप लेने लगी। अलसुबह नींद खुल गई, लेकिन किशोरी की समझ में नहीं आता कि वे यहाँ करे तो क्या करे। खिड़की से ऊंचे ऊंचे दरख्तों को लेटे लेटे यूं ही निहारती रहती। आराम से उठती, नहा धोकर शुरू करती अपना पूजा पाठ। गीता पढ़ते वक्त हर बार शब्दों के भीतर दबे अर्थ की कोई न कोई एक नई परत दिखाई पड़ती। फिर एक दिन विचित्र किस्म की शांति और संतोष को वो महसूस करती। थोड़ी देर बाद अपने लिए चाय बनाकर पी लेती। इधर उधर बेतरतीबी से रखी चीज़ों पर अनायास निगाहें थमथमा जाती। देखो तो कैसा कूड़ा घर बना डाला इस घर को। अलमारियां धूल से अटी पड़ी हैं, इधर उधर मकड़ियों के जाले लटक रहे हैं। कितनी महंगी महंगी चीज़ों को उबड़ खाबड़ ढंग से ठूंस दिया गया है। नक्काशीदार मेज पर रखा ये कीमती फूलदान कितना गंदा हो रहा है, इसी को साफ करवाने की याद ही नहीं। पढ़ाई की मेज और बच्चे के सामान रखने की रैक पर कितनी तरह के फालतू सामान पड़े हैं। तभी चपरासी रामदीना दूध का डब्बा भीतर रखने लगा। फिर पास आकर पूछने लगा, माताजी का देख रही हैं आप? रामदीन का आज कितने की होगी? रामदीना जा मेज कितने की होगी? 6-7 हज़ार से क्या कम होगी? इतनी कीमती है ये। मुंह तक आए शब्दों को मुंह में ही धकेला और विस्मित भाव से देखती रही। धीरे धीरे भीतर का लावा पिघलने लगा। कितनी तकलीफ़ें झेलकर, कितनी उम्मीदें बांधकर पढ़ाया था, लेकिन इसने कभी पलट कर नहीं देखा कि माँ किस हाल में कैसे दिन गुजार रही हैं। यहाँ मुन्ना एंड ठाट बाट की ज़िंदगी जी रहे। गाड़ी, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, ऐशो आराम की हर चीज़ इतने दिखाई दे रही, मगर एक कमी हमें अखर रही। इसके संबंधों में उतने गहराई, उतने गर्मी नहीं दिखाई दे। आपस में दो जने न खिंचे खिंचे से रहा था, न हंसना, न बोलना, न अपनेपन वाली जैसी बातें। एंड फोन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, खाना बनाए बाड़ी लगी, लेकिन वे लोग आपस में तने तने से काय दिख रहे। कहाँ रानी के पिताजी नेक नेक सी बातन पे हंसी ठट्टा करत रहते। उनका तो मुँह ही बंद नहीं होता था। ये बात में अम्मा से पूछ लो पहले, जाओ उनकी इजाज़त ले लो। कितना मान देते थे वो। उस ज़माने में 1-2 बार सिनेमा दिखाने ले गए, हमने संग में फ़ोटो खिंचवाई, चाट खाई। हमें उस टाइम कितने शर्म लग रही थी ठाड़े ठाड़े खाए में, लेकिन उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती। धीरे धीरे वे विगत के भंवर में डूबने लगी, जबकि इतना तो हाल देख के ऐसो लगत जैसे दो जन के पास एक दूसरे के लाने टाइम नहीं है। बहू की ड्यूटी सवेरे 9 से 2 बजे तक, मुन्ना की 11 बजे से 4 बजे तक। मुन्ना शाम 6 बजे से अपने क्लिनिक जाकर बैठते तो बहू 1-2 घंटे के लिए अपने पैथोलॉजी जाती। उनके बीच कितनी बातें होती होंगी,
मुन्ना रात को 10 के बाद ही लौटते तो बहू 8 तक। बेशक इनने सब सुविधाएं जुटाए ली, लेकिन पितक मशीन जिंदगी हो गई इनकी। ऐसो पैसा को का काम, तो जब बाय भोगवे को फुर्सत ही ना है दो जनन के पास। बच्चा पालने के लाने एक बाई और व्यवस्था हो गई। ये लेब और का चाहिए तुम्हें, सोच कर वे हैरानी और चिंता में डूब गई। इनकी जिंदगानी की तरह कठिन होती जा रही। पैसा पैसा और बस पैसा, बस जीवे की जौन मूल मंत्रा बना सब इनने। का करिए तो पैसा कमाए थे, ना कहू को दान पुण्य करवे की सोचने, ना कहू गरीबन की भलाई करवे। हे भगवान, कितने ते सुख शांति आए इनकी जिंदगानी में। हर वक्त अपनों ही स्वार्थ की बातें। इतनी ही नहीं, चलो कुंवारी बहनन की शादी के लाने 2-4 लाख रुपए ही लगाम पे की सोचें। जरा अपनी समस्या के लिए मुंह खोलो तो बहू टेढ़ी नज़रों से मुन्ना की तरफ ताकने लगती। अरे का ज़रूरत है हमें इनके पैसा टका की, अपने हाथ सो जगन्नाथ। पहाड़ से भारी दिनों को कैसे काटे वे यहाँ, क्या करें। चलो आज मुन्ना की पसंद के बेसन के लड्डू और मठरी वगैरह बनाते हैं, सोच कर वे चौके में गई। लेकिन वहाँ का हाल देख सबसे पहले सफाई करने की ठानी। वे छोटे बड़े डिब्बों को रखे सामानों को उलट पलट कर धूप दिखाने के लिए निकालती रहीं। इतनी सारी चीज़ें पता नहीं कब से सड़ गल रही थी, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि उन्हें एक बार देख तो ले। अभी कल ही की बात है, बहू ने कहा था कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो गया, तो तुरंत नया पैकेट आ गया, जबकि ये देखो कॉर्नफ्लेक्स तो भरा रखा है। राजमा छोलों में कीड़े पड़ गए। मसालों के पैकेटों को खोलकर डब्बे में अच्छी तरह बंद करके नहीं रखा गया, सो वे सील गए। बच्चे के दूध वाले डब्बा को तो ढेर लोगों हैं। चौके का हर सामान करीने से लगाती किशोरी मुन्ना से हर सामान के बारे में पूछती जा रही थी। वे खुश होकर बताते, अम्मा ये चीज़ें देखवे वालवे की फुर्सत यहाँ किसी के पास नहीं है। सच्ची अम्मा, बरसों बाद खा रहा हूँ बेसन के इतने खुशबूदार लड्डू। ऐसी मठरी तो पूरे बाजार में मिल ही नहीं सकती। अम्मा के हाथ की बनी चीज़ों का कोई जवाब नहीं। एक दिन उन्होंने नींबू और कटहल का अचार बनाया तो बहू भी बहुत खुश हुई। मैंने तो पहली बार कटहल का अचार चखा है। उत्साहित किशोरी अगले दिन आंवले का अचार बनाने लगी। इस तरह वे रोज़ कोई न कोई नई चीज़ें बनाने में जुट जाती। उस दिन मैं आंवले का गूदा निकालकर मुरब्बा बनाने की सोच रही थी, तभी कोई मेहमान आ टपके। लाबी में अम्मा को देखकर मुन्ना ने ज़ोर से डपट दिया, अम्मा तुम भीतर जाओ। इतनी आवाज़ सुनकर अपमान सा महसूस किया उन्होंने। उनके तेवर देख ऐसा लगा जैसे अपने ही बच्चे ने उनके गाल पर झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया हो, लेकिन प्रकट रूप से वे कुछ नहीं बोली। बहू की बातें भी तपाने लगी। अच्छा नहीं लगता अम्मा, यहाँ सबके सामने काम फैलाकर बैठ जाती हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इतना कहकर वह धीमी आवाज़ में मुन्ना से बतियाने लगी। कुछ बातें उनके कान में पड़ रही थी। अम्मा हर एक के सामने अपना कच्चा चिट्ठा भांजने बैठ जाती। अरे कौन नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को, हर बार यही खटराक, वही राम कहानी, वो भी देहाती जुबान में। रत्ती भर सबूर नहीं है उन्हें, ऊपर से भुच्च देहातिन जैसे मुँचे कपड़े पहने रहती। अब चुप रहो, क्या क्या बके जा रही है। मुन्ना ने बीच में तुरंत भिड़क दिया, लेकिन किशोरी की रुलाई उमड़ने लगी। वे ध्यान से अपनी मुड़ी तुड़ी बिना फाल लगी धोती को देखने लगी। फिर धूल से भरे खुरदुरे हाथ पांव तक निगाह पड़ी। इन बच्चन की खातिर कितने कठोर जिंदगानी काटी। रात रात भर खेत पर डटे रहे कि 4 पैसा ज़्यादा आम है तो इनके पढ़ाई लगने लग गए हैं। लेकिन आज ये बातें सुन के तो ऐसा लाग रहा जैसे अपमान की सारी चट्टान इन्हीं ने हमारे मूड़ी पर पटक गई हो। सोचते ही एक अजीब सी कातरता घेरने लगी उन्हें। कौन नैया हमाओ, गाँव बारी ज़मीन बेच के पढ़ाओ तो इन्हें कह चलें जो डॉक्टर बन गए हैं, सो नेक घर की जिम्मेदारी समझें। लेकिन आज को जो सलूक अम्मा, तुम अंदर जाओ तुरंत। उनके बोलने का लहजा हजारों बार दोहरा चुकी हैं। अपमान का दंश चेहरे पर रेंगने लगा। सुबह अपने आप से कहने लगी, इतः के सुख साके लूटवे नाई जइया हम तो रब बस बच्चा को देखवे आए थे। लाख पैसा टका इनके पास धरो होए, वो हमारे का काम को। हमारे लाने तो ये सब चीज़ें धूल माटी जैसी। हमारी तो वह कोठरिया नोनी जीते चैन से बैठ के 2 टाइम की रोटी खाए सकत।
मान की वे रोटी नॉन के संग खाए ले हैं, लेकिन इतः को कछु नहीं चाहत है। इतः नहीं आए हैं। सोचते हुए आंखें गीली होती उनकी, तो रानी ने कहा, अम्मा चलो अपने घर है। इतः के हाल इन्हीं के ऊपर छोड़ दो, हमें क्या करना। इतना पैसा बर्बाद होत रहा। इतः खाना बारी आई 2000 ले, लेकिन खाना की ऐसी भयानक बर्बादी, उसे यही बताने वाला कोई नहीं कि कितना क्या बनना है। तो रोज़ दाल चावल फिकत है। इतनों तीखो सब्जियां इतने ज़्यादा तेल लहसुन में बनती कि मसाले की गंध से माथा चटक जाए। याद है एक बार तुमने उसे समझाया था तो भाभी ने कैसे टोक दिया था, यहाँ खाने वाली मिलती नहीं है, तो जो है उसी से काम चलाना है। उसे टोकोगी तो काम छोड़कर चली जाएगी। आखिरकार कैसे मुँह सिलकर बैठे रहे हम, देखें कैसे इतने बर्बादी। अम्मा ने खींच कर कहा तो रानी अम्मा के कान में फुसफुसाकर बोली, अम्मा एक नई बात बताएं, भाभी हाफ पैंट पहनती। हमने उनकी ढेर सारी फ़ोटो देखी, उनके कट स्लीव के टॉप हैं, पेंट हैं और मिनी स्कर्ट भी है। सच्ची कह रही, नेको शर्म लिहाज नहीं बची। इतना बेहूदा फैशन है, बिना दुपट्टा के कैसे सीना हिलाए हिलाए कर चलती हमारे सामने। अपन तो हैं चुप्पी साध हैं, नेक के देह सो बुरे बन गए हैं, नेक कह दे हैं तो बुरे बन गए हैं। यही सब सोचकर पेट में आग का गोला बनने लगा। अब किससे किससे लड़े हम। जब हम बहू बन के आए थे तो कैसो जमानो हतो। भयानक गर्मी में चूल्हे पर 3-3 किलो की रोटियां अकेले बनाने पड़ती। बाहर निकलो तो हमेशा साल चादर ओढ़ कर। अब जा जमाने के लड़का बिटियन में कौनो शर्म लिहाज नाय बची। रही सही कसर टीवी ने पूरी कर दी। दोपहर में बहू का फ़ोन आया, अम्मा आज हमें लौटने में देर हो जाएगी, मिक्की का ध्यान रखना। बीच में मुन्ना 10 मिनट के लिए घर आए, लेकिन ये कहकर लौट गए, अम्मा आज हम लगभग 10 बजे तक लौटे हैं। लेकिन दोनों लोग रात 11 बजे तक भी नहीं लौटे। ऊपर से निक्की ने कितना तंग किया, कितने जतन किए उसे चुप कराने के लिए। वो चुप ही नहीं होता था। रानी उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले गई, कैसे कैसे खेल तमाशे में उलझाए रही। वह 5-1 मिनट के लिए चुप होता, उसके बाद फिर से रोना शुरू कर देता। ठीक 11:30 बजे दोनों जने लौटे और आते ही कहने लगे, हम लोग एक पार्टी में गए थे अम्मा, जल्दी में बताना भूल गए। तुम लोगों ने खाना तो खा लिया है ना। क्या बताती वो, थोड़ी देर तक सोच नहीं पाई। दर्द की एक लहर रानी को भेद गई। सो तपाक से बोल उठी, भैया क्या आप फ़ोन पर भी नहीं बता सकते थे कि हम खाकर लौटे हैं। रानी का सवाल हवा में टंगा रह गया। उस दिन बर्तन वाली मेहरी नहीं आई थी, सो बर्तन साफ करने पड़े। हमसे नहीं देखी जाती गंदी रसोई। रात को भिनकते बर्तन अशुभ होते हैं, सोचते हुए काम करती रही वह। रानी और उनके संवाद सुनकर शांत पड़ी रही। अरे मेहरी नहीं आई थी तो ऐसे ही बर्तन पड़े रहने देती, सुबह आकर धो लेती वो खुद ही। वैसे मिक्की इतना तो कभी नहीं रोता, आप लोगों से इतना घुल मिल गया है, पता नहीं आज क्यों इतना परेशान किया। कहते हुए उन्होंने दीवान से उठाकर भीतर वाले कमरे में लिटा दिया। अम्मा इन्हें हमारी कतई चिंता नहीं, हमें जानबूझकर नहीं बताया, सुन रही कि नहीं। अरे हमें कौन सा साथ चलने की जिद कर रहे थे, ना हम कहीं घुमाने ले गए। अम्मा बेकार के कामों में खटती रहती हो तुम तो। सच्ची कह रहे, हमें तो जो डर लगत है इनकी कोनो चीज़ खोए खाए गई तो हम का इल्ज़ाम हमें पे लगे है। सुन रही कि नहीं। रानी लेटी हुई अम्मा को हिलाकर बातें सुनाती जा रही थी। उसका बोलना थमता नहीं था। अब सब सुन रही और गुन रही। हमें इतक मूर्ख काय समझती तुम। इतनी डबडबाती आवाज़ किसी गहरी खाई से आती सुनाई पड़ी। भीतर बाहर का अंधेरा एकाकार होकर घनीभूत होने लगा। सब कुछ होते हुए वे चारों तरफ से खालीपन ने घेर लिया। उस रात और किसी ने खाना नहीं खाया। दोनों लेटे लेटे करवटें बदलती रहीं। फिर उसी अकेलेपन का काला प्रेत सिर पर सवार होकर डराने लगा, जिससे बचने के लिए वह यहाँ आई थी। उफ, ये जानलेवा बेचैनी किसी दिन पिशाच बनकर लील लेगी मुझे। जीते जी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। पीठ पर लदे इस पाताल से आंखें मूंदती खोलती झटपटाती किशोरी को चारों तरफ काली परछाइयाँ नजर आ रही थी। बीच बीच में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। कैसी महतारी है, बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। कैसी बेतुकी है बात, दूध नहीं उतरता। कैसे नहीं उतरता? का हमारे बच्चा नायब है, न जा दूध दलिया खात है।
न जब मेवा घी के लड्डू खाते हैं, जब ढंग को खाओ ना तो दूध कहाँ से उतरे। अम्मा जी ये लड्डू खाने से वजन बढ़ जाएगा। ताकत के लिए हम आयरन कैल्शियम की गोली खाते हैं, कमजोरी उन्हीं से जाएगी। दो टूक जवाब सुनकर अबाक रह गई वह। बाहरी दवाइयाँ, डॉक्टर हैं सो दवाइन के बल पर जी ली हैं। वह बेचारी डुकरिया ने कितने अरमानन से ये लड़ुआ बनाए के भेजे, लेकिन बस एक आध दो बार चखा है इन्हें। तब से रानी या मुन्ना खाए ले, लेकिन जो नई नई बातें पहली बार सुन रही कि मोटापे के डर से कछु नाय खाए हैं। जो कैसो फैशन है, बच्चा भूख से तड़पत रहा, लेकिन अपनो दूध नाय छुआवत, सिर्फ ऊपर की बोतलें ठुसाए रहा, जबकि दुनिया जगत के बच्चा माँ के दूध से कौन ताकत बटोरत, वो कितहु और से नाय मिल सकत। लेकिन इन्हें कौन समझा सकत, जे पढ़ी लिखी हैं हम निपट गंवार देहाती। उस दिन देर तक सोने वाली रानी की नींद भी जल्दी खुल गई। उसका उतरा चेहरा देखकर किशोरी के सीने में दर्द की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अनदेखा करके वे धीमे स्वर में अपना भजन गुनगुनाती रहीं। बाकी सभी लोग सोए हुए थे। रानी ने पूछा, अम्मा आज मंगलम वाले बड़े मंदिर तक चले हैं और पहले नहाए धोकर निपट तो ले। कहकर वे नहाने घुस गईं। हलचल से बहू की नींद उतर गई और वे अपना ढीला ढाला गाउन संभाले बाहर निकली। रानी की तरफ मुखातिब होकर बोली, रानी जरा चाय तो चढ़ा देना। रानी चुपचाप चाय बनाती रही। रात में कुछ न खाने से उसे थोड़ी भूख लगने लगी, सो अपने लिए चाय के साथ बिस्कुट भी रख लिए। चाय देने जब वह बेडरूम तक गई तो भाभी पूछ बैठी, रानी कल यहाँ अलमारी के नीचे रखी छोटी डिब्बी में 500 के 2 नोट थे, देखे तुमने? मिल नहीं रहे। हम तो इस कमरे में झांकने तक नहीं आए, हमें नहीं पता। जरा अम्मा जी से पूछो, शायद उन्होंने देखे हों। सुनते ही सन्न रह गई रानी। तन मन में आग के शोले भड़क उठे और गुस्से में पैर पटकती सीधे अम्मा के पास आई। लो और देख लो, एक नौ तमाशा। हम कहते थे ना, वही हुआ, घुसा उनके चौका में। अब भुगतो अपनी करनी को फल। पूजा में तन्मय अम्मा ने आंखें खोलकर चिड़चिड़ाती रानी को देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। खा जाने वाली आंखों से रानी ने अम्मा को देखा और चेट कर बोली, सुन लो कान खोल के, तुमने 500 के 2 नोट देखे भाभी के? वे पूछ रही। कितने का? कौन से नोट? अरे राम, हम तो घर से बाहर निकले ही ना है। हकीकत की आँच में उनका तन मन झार झार जलने लगा और दुख से पिघलती आवाज़ उनके गले से निकली, काय मोड़ी जे बातें सुनने को बदी थी, हमारे भाग्य में जाके लाने आए थे हम इधर। तुरंत पूजा छोड़कर वे झटके से तनकर खड़ी हो गई। कितने धरे थे वे नोट? कहकर वे पूरा घर छानने लगी, दरवाजे के पीछे, खिड़की की पट्टी पर, अलमारियों के नीचे और न जाने कौन कौन से कोनों में ढूंढती रहीं। फिर अचानक वे अपने सब कपड़े लत्ते खोलकर बहू को दिखाने लगी। तेज आवाज़ों से मुन्ना की नींद खुल गई और वे लेटे लेटे घर में हो रही हलचल का जायजा लेने लगे। क्या बात है, सुबह सुबह इतना हल्ला गुल्ला? अम्मा का हुई गो? उनकी नींदी आवाज़ सुनाई पड़ी। देख लो बेटा, तुम ही आए के, नंगा झोरी ले लो अपनी मताई की, तुम्हारे 500 के 2 नोट या गिर गए सो। अचानक उनकी आलसपुर से उठकर उसी पल गायब हो गई और चौकन्ने होकर झटपट उठ खड़े हुए। क्या कहा? बात क्या है? इसके पहले कि पत्नी उन्हें सारी बात सुनाती, रानी चटपट अपना बैग उठा लाई और रुआसी आवाज़ में बोली, भाई साहब, हमें पता ही नहीं भाभी कहाँ रखती पैसा टका। उनके रुपया पैसा से हमें कौनो मतलब नहीं। सच्ची भाई साहब, भाभी पूछ रही थी कि अलमारी के नीचे 500 के नोट 2 रखे थे, कैसे गायब हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी रानी से ये सब पूछने की? तुम्ही ने कहीं रखे होंगे। कभी कुछ होश भी रहता है तुम्हें? अपनी चीज़ें संभाल कर रखने की तमीज़ है तुम में? अम्मा के पूछवाने की क्या ज़रूरत थी? पत्नी को झंझोड़ते हुए वे दहाड़ने लगे और दांत पीसते हुए एक बार फिर से चीख पड़े, कंजड़ों के घर से आई हो, तुम क्या जानो तमीज़ और संस्कार वगैरह? जानती हो हमारे घर में लाखों की जमींदारी होती थी, कुछ पता भी है तुम्हें? अम्मा या रानी क्यों कर छुएंगी तुम्हारे नोट? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें सोचते हुए। बेटा, हम तो बच्चा को देखब आए थे, नातर हमें काय को आने हतो इत। तुम 2 जने ऐन चैन से रहो, हमें का करने? तुम्हारे एंगर कभू फूकबे ना हैं हम। कहकर वे सुबकने लगी। अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने तो। क्यों?
सवालिया नज़रों से उन्होंने पत्नी को घूरा, फिर नरमी से अम्मा का हाथ पकड़ते हुए उन्हें भीतर वाले कमरे में ले गए और आहिस्ता से समझाने लगे, अम्मा बा मैं इतने अकल ना है जब हम कैसे तुम्हें समझाएं, अब हम कैसे तुम्हें समझाएं। उनकी कातर आवाज़ में पराजय और पस्ती का भाव तारी होने लगा। अम्मा हम तो बस पूछना चाह रहे थे कि हमारा ऐसा इरादा कतई नहीं था कि आपको दुख पहुँचे या तुम इसी वक्त अभी अम्मा से माफ़ी मांगो। गलती 100% तुम्हारी है, समझी। रहने दो भैया, ठीक है सब। अब हमारी कितैक सी जिंदगानी बची, हमने तो सब देख लो। ऐन नौने हो तुम लोग। बोलते बोलते उनका मुख सूखने लगा। थोड़ी देर बाद तांबे के लोटे में पानी भरकर वे मंदिर की तरफ जाने लगी। रानी वहीं निश्चेष्ट बैठी थी तो भाई ने टोका, चल उठ रानी, पोहे तो बना, बड़े जोरों की भूख लग रही हमें। उनकी स्नेह भरी झुड़की से रानी के भीतर जमा लावा पिघला, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। भाई ने हाथ पकड़कर उठाया, ए सिर्रिन मौड़ी, मेरे सिर की तमाम लीखें बीनती थी तुम, याद है ना रानी, एक लीक के 25 पैसे लेती थी तुम। अब ये तो इतनी बड़ी हो गई कि घर की जरा सी नोक झोंक में नाराज़ होना सीख गई। चलो आज शाम को आज़ाद पार्क चलेंगे, फिर बाज़ार भी चलेंगे, वहीं से अपने लिए कपड़े को खरीदना, हम चाट भी खाएंगे। ठीक। भैया की सरस बातों से रानी मुरझाई मूरत के भीतर प्राणों का संचार होने लगा। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, जाओ तुम 2 कप चाय बना लाओ, आज की शाम रानी के नाम। रानी को अपने हॉस्पिटल में ले चलेंगे। काय मौड़ी, हंसते हुए वे उनकी चोटी खींचने लगे। भाई साहब आप अभी तक अपनी बुंदेलखंडी ना भूले। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा ने मिट्टी के लाने एक स्वेटर बनाओ शुरू कर दो। ठीक है, तुमने भी बनाओ सीख लो का। थोड़ा थोड़ा कहते हुए भैया को स्वेटर दिखाने लगी। शाम को जैसे ही दोनों तैयार होकर निकलने लगे, ऐन मौके पर 2 लोग आन टपके। नमस्कार डॉक्टर साहब, भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही? घर से सिस्टर आई है तो सोचा इसे शहर घुमा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे कितने भाई बहन हैं आप लोग? बस यही दोनों लोग, जवाब भाई ने दिया। रानी चौकी भाभी ने मेरी दोनों दीदियों का जिक्र क्यों नहीं किया? भाभी तो सब जानती हैं, फिर क्यों छिपाती हैं? अम्मा को भैया सबसे क्यों नहीं मिलवाते? सबसे मिलकर वे कितनी खुश होती। इस तरह से तो वो अलग थलग पड़ जाती हैं। तमाम सवाल लगातार दिमाग में हलचल मचाते रहे। चाय नाश्ता करके जैसे ही वे लोग रवाना हुए, तुरंत भाई बहन बाहर घूमने निकल पड़े। कोने की धूप में अकेली बैठी अम्मा को इस वक्त अपने घर द्वार से जुड़ी चिंताएं सताने लगी। भाई से इस उम्र में अब काम करते नहीं बनता, पूजा करने में हाथ कांपने लगते हैं। इतने दिनों से अकेली बेचारी सारा काम निपटाती होंगी। अनीता तो काम में घनघोर आलसी है, उसके जाने पर कौन देगा हमारा साथ। ये तो बस अपनी बनाई दुनिया में मगन है, मस्त हैं, सो इनसे का उम्मीद बांधे। हमने तो अपनो फर्ज निभाए चलो, अब बहुत दिन रह लें यहाँ, इन्हें हमारी कोनो ज़रूरत नहीं है। 4 बाहरी आदमियों से मिलवावे में तो मुन्ना की इज्जत घटत, सो इनके ऊपर बोझ बनकर हम काहे पड़े रहें। चलो अब वापस अपने ठिया पे लौट चलें। घर पर सुखिया बहुत दिन में 4-4 चक्कर काटती होगी। अम्मा इन पुराने रद्दी कागजन को गलाकर रोटी रखने वाली डलिया बनवा दो। अम्मा पुराने सीकन से बनने वाली रंग बिरंगी डलिया बनावे की तरकीब सिखा दो हमें। सच्ची कह रहे अम्मा, वे डलिया पिछले साल 20-20 रुपया में हाट में हाथन बिक गई। वह डलिया के ऊपर हमने हरी पीली डिजाइन भी बनाए दी। जिज्जी तुम्हारे हाथन की लाल मिर्ची को अचार महीना भर के भीतर ख़त्म हो जाए, तो हमें तो बनावे की विधि लिखवाए दो। तुम्हारे हाथों में हुनर है अम्मा। ये अम्मा वो सुखिया बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर कहती। पता नहीं बातों का कितना बड़ा पिटारा है उसके पास। पड़ोस की याद कर कर के किशोरी के मन में मिठास घुलने लगी, यादें रह रह कर दस्तक देने लगी। अब तो बस ये लग रहा है कि तुरंत उठकर चल दो अपने घर, इतने दिन यहाँ कैसे काट लिए। सोचकर ताज्जुब होता है, सीने में अनायास घुमेर उठी कि वह उसी क्षण वहाँ से उठी और शोले में अपना यहाँ वहाँ बिखरा सामान सहेजने लगी। ब्लाउज की जेब टटोलते हुए उसमें से एक मैली सी थैलियाँ निकली, उसमें रखे नोट गिनने लगी। कुल 350, काम चल जाए सोचकर जाने का पक्का इरादा बना लिया।
इस वक्त घर की सूरत उनके भीतर मीठे झरना जैसा एहसास देने लगी। यूं तो हम पूरी जान खपा देते हैं, जीवन की बागडोर हमारे हाथों में ही बनी रहे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं इतने अनायास ढंग से होती हैं कि हम ताकने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। बाहर भीतर के अंधेरे शायद दिनों दिन सघन होते चले जाते। हम कितने असहाय होकर महज मूर्ख दर्शक बने रहते। आशा निराशा में डूबती उतराती रीता की पलकों के भीतर घर की तस्वीरें आकार लेकर फड़फड़ाती रहीं। बालकनी में बैठे बैठे घर को लेकर कुछ जोड़ घटाव चल रहा था। तभी दिमाग में अचानक कुछ सूझा। बिना किसी को कोई पूर्व सूचना दिए वह सीधे घर आकर पता चला अम्मा रानी को साथ लेकर भैया के पास गई हैं। अनीता और बाई घर पर थीं। घर की परछाइयाँ कितने दिनों तक पीछा करती रहीं, पीठ पर बैताल की तरह इन यादों को ढोते ढोते जीती रहीं। लेकिन यहाँ आकर कितना कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अनीता का उतरा चेहरा, रूखी बातें सुनकर एहसास हुआ कि इसके मन में दुख की कितनी सारी परतें दबी पड़ी हैं। हर वक्त किचकिच करने वाली मुँह फट अनीता आज घायल शेरनी की तरह गर्दन नवाए चुपचाप करके काम सुलटाने में जुटी है। कहाँ तो इसका ये हाल था कि जब कोई कुछ बोलता काट खाने वाले अंदाज में भन्नाकर जवाब देती, और कहाँ इतनी लाचार पस्त आवाज़ गले से निकल रही है जैसे किसी जेल में सजाए याफ्ता कैदी रही हो, जो बात बात में अपनी नुक्स निकालने वाली आदत से सबको परेशान करती थी। आज कह रही है, दीदी हम वाकई पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, आप जैसा बताओ हम वही करेंगे। हमें भी अपने साथ ले चलोगी क्या? हमारी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। कहते हुए उसकी आंखें डबडबा आई थी। कोई न कोई बात ज़रूर है। मैं सोचती रही देर तक। यहाँ घर में ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस में, बाजार में और आसपास के माहौल में बदलाव का रंग साफ नज़र आ रहा है। सबकी छतों पर एंटीनों का जैसे एक मोटा मोटा कुतुब मीनार सा तन गया था। पहले तो बच्चे गली मोहल्ले में मारे उत्साह के बछड़ों की तरह कुलाचे भरते नजर आते थे, जिनके शोरगुल से परेशान होकर उसे खिड़की बंद करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। वही बच्चे अब उछल कूदने की बजाय घर में गुड़ी मुड़ी होकर टीवी के सामने आंखें गड़ाए घंटों बैठे रहते हैं। कुछ घरों में फ्रिज आ गए हैं तो कहीं कहीं कूलर भी। रहन सहन के इस ऊपरी अंतर के अलावा भी फर्क दिखता है। पहले यहाँ औरतें बिना घूंघट के देहरी के बाहर पाँव नहीं धरती थीं। अब आज नाम मात्र का घूंघट डाले रौब दौब के साथ घर से बाहर बने चबूतरे पर बैठकर टीवी के प्रोग्राम के बारे में घंटों हंसती बतियाती हैं। कुछ देर से घूर रही पड़ोसन की तरफ जब रीता की नज़रें घूमी तो वे पूछने लगी, काय बिन्नू कब आई तुम? कल आए थे। अम्मा तो भैया के पास गई। बाई बेचारी अकेली संभाल रही जो घर द्वार। अब उनकी बूढ़ी आंखें से ज़्यादा दिखाई नहीं दे। बिन्नू तुम्हारी चिंता में भूली जाओती तुम्हारी बाई। काय बिन्नू कब करवाए रही अपनी शादी? बस यही सवाल यहाँ हर एक की जुबान पर टंगा रहता। जिसे देखो वही शादी की नसीहतें देने बैठ जाएगा। उसने खींच कर जवाब दिया, चाची पहले ठीक से जम तो जाएं, तब सोचें ब्याह के बारे में। लेकिन तब तक तुम्हारी बाई जियत रहे हैं कहाँ? काय बिन्नू एक बात पूछें, कहीं भैया जैसा तो ना कर लियो तुम? बड़े शहरन में आए होने लगो है। उनकी बातों से उसे डंक सा लगा। वह उखड़ कर बोली, लेकिन उन बातों का जहर पूरे बदन में फैलता जा रहा था। तभी बाई की आवाज़ सुनाई पड़ी, रीता रामायण आ रही टीवी में, जल्दी आओ। अच्छा। रामायण की बात सुनते ही पड़ोसन फुर्ती से अंदर घुस गए। सभी अपने अपने घरों में रामायण देखने में मगन हो गए। थोड़ी देर के लिए सड़कें सूनी हो गई। सन्नाटा सूंघकर ऐसा एहसास होता जैसे उजाले भले ही दिन का हो, लेकिन उसके भीतर आत्मा रात की हो। भीतर वाले कमरे का दृश्य भी कम दिलचस्प नहीं था। बाई समेत कुछ औरतों ने सबसे पहले टीवी के सामने माथा नवाया, फिर हाथ जोड़कर विनत भाव से ऐसे बैठ गईं जैसे अपने इष्ट देवता की झांकी देख रही हों। नतमस्तक औरतें किस कदर भक्ति भाव में तल्लीन हैं। इन्हें इस वक्त अपने घर बच्चों की चिंता है, न पुरुषों को दुकान की, खेती बाड़ी की। उफ, क्या गजब का जादू बिछा दिया इस टीवी ने घर घर में। टीवी में नजरें गड़ाए लोगों को देखकर मन उचटा तो एक दूसरे कमरे में चली गई। वहीं रखी अनीता की किताबों को बेमन से पलटने लगी। अनीता 2 बार हाई स्कूल पास कर पाई।
और 3rd डिवीज़न में इंटर। इस तरह वह बीए में खचुर रही थी। राजनीतिशास्त्र की किताबें उलटते पलटते उसके भीतर रखे कुछ पन्ने नीचे टपक पड़े। उत्सुकतावश वह उन्हें पढ़ने लगी। क्या है इनमें? कोई आत्महत्या कथा है क्या? मेरी ज़िंदगी में अब सब खत्म हो गया है। जीने का मन नहीं करता, कहीं भी मेरा मन नहीं लगता। अक्सर सोचती हूँ कहीं दूर भाग जाऊँ, पर कहाँ? कौन है मेरा इस दुनिया में? किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं। माँ के लिए तो मैं मरी जैसी हूँ। किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती, ना कहीं घूमने फिरने का मन करता है। इतना बड़ा पाखंडी और धोखेबाज निकला वो। उसके बुने झूठ के फंदे में क्यों कर उलझती गई मैं। जाल फरेबी ने मेरी ज़िंदगी को नरक बनाकर रख दिया। मेरे सारे सपने खाक में मिला दिए इसने। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। घर में शादी की चर्चा सुनकर पेट में दर्द का गोला उठने लगता और मुंह में खारा पानी बनकर उबकाई से जी मचलाने लगता। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता मुझे, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। रीता दीदी तो अपनी नौकरी और शहर की दुनिया में मस्त हैं, तो भाई साहब अपनी घर गृहस्थी में रम गए। और रानी अभी इतनी छोटी है कि ये तो कुछ जानती ही नहीं दुनियादारी के बारे में। ये सब तो बस यही चाहते हैं किसी तरह मुझे भी पटक कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो ले। हाँ, मैंने उसे टूट कर चाहा था, लेकिन उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या क्या सपने नहीं देखे थे उसके साथ, लेकिन इस कलंक के बाद अब क्या रस होगा मेरा। घर वालों को मेरी वजह से कितनी फजीहत उठानी पड़ी। इन्हीं बातों के बीच उलझ कर रह गई वह। घर में पिछले कई सालों से क्या क्या पकता रहा, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। कौन था वो लड़का, कैसा कलंक, यही सब सोचकर सिर चकराने लगा। इसी बीच लाइट चली गई तो टीवी बंद हो गया और वहीं चाय चाय की आवाज़ें बनाने लगी। रीता ने तुरंत उन पन्नों को यथावत रखा और चाय बनाने चौकी की तरफ मुड़ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरती अनीता ने रीता से पूछा, अब आप रामायण क्यों नहीं देखती? क्या आपको धार्मिक सीरियल देखना पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मन नहीं था। अनीता, आजकल तुम कर क्या रही हो? उसे कुरेदते हुए रीता ने उसके हाथ में चाय का प्याला थमाया। अनीता कुछ देर तक तो चुप बनी रही, फिर रूखी आवाज़ में बोली, कुछ नहीं दीदी, मेरे बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं और न ही किसी को कोई मतलब हमसे। मेरा रहना न रहना सब बराबर है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ऊट-पटांग बातें तुम सोचती ही क्यों हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? बीए फाइनल हो गया, इस साल हो जाएगा। आगे और कुछ करने से उसने खुद को रोक लिया। फिर इसके बाद क्या करना चाहती हो? क्या कर सकते हैं हम यहाँ आकर? उल्टा बार करने से वे कतई नहीं चूकी। इस घर में कौन फिक्र करता है हमारी? किसे ज़रूरत है हमारे बारे में सोचने की? भला सोचती हो तुम? मैं अक्सर सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम क्या करना चाहती हो? क्या है तुम्हारे मन में? बताओ तो मुझे। भीतर जमी बर्फ़ थोड़ी पिघली और उसके मुंह से निकला, दीदी, मैं आपकी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मगर यहाँ रहकर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ ना तो माहौल है, ना कोई गाइडेंस। सब कहते हैं तुम्हारे भैया बहन सब अच्छी लाइन पर लग गए, सुबह तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं, लेकिन बड़े संभाल कर बोले वह शब्द रीता के तल पर उतरते गए। अचानक फिर से टीवी की आवाज़ें सुनाई पड़ी तो अनीता टीवी देखने अंदर घुस गई। रीता फिर से उसी गहरे कुएं में उतरने लगी। कितनी बदल गई है यहाँ की ये छोटी सी दुनिया। पहले जिस मोहल्ले में गुजरती कोई न कोई ज़रूर टोक देता, हाल चाल पूछने लगता, लेकिन अब ना तो किसी के पास इतनी फुर्सत है और ना उतना मतलब रखना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है, यहाँ लगातार ब्यूटी पार्लर खुलते जा रहे हैं। बड़े धड़ल्ले से लड़कियाँ अपनी बहुएं बनवाने और फेशियल मसाज करवाने लगी हैं। साल डेढ़ साल के भीतर कितनी सारी नई नई दुकानें खुल गईं। इस मोहल्ले में श्रीमती जैन की एक चक्की की दुकान थी, लेकिन आज यहाँ पार्टीशन करवाकर एक तरफ पीसीओ तो दूसरी तरफ फोटोस्टेट मशीन लगवा दी गई है। भरोसे की मिठाई वाली दुकान बंद करके यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया गया, यानी फटाफट पैसा कमाओ जुनून यहाँ भी लोगों के भीतर रेंगने लगा है। पहले जहाँ दर्जी की दुकान में अक्सर कपड़े वाली दुकान के बगल में लगती थी, जिससे ग्राहक वहीं से कपड़े खरीदे और तुरंत वहीं सिलने को डाल दे, अब यहाँ बड़े बड़े टेलरिंग सेंटर के बोर्ड चमक रहे हैं। यहाँ तक कि नाई की साधारण दुकानों के बाहर सैलून लिखा जाने लगा।
यहाँ भव्याकार आईने लग गए हैं। इससे भी बुरा हाल तो कुकुर मुत्ते की तरह इधर उधर उगते अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों का है। जहाँ देखो वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बोर्ड टंगे दिखते हैं। पहले स्कूल खोलने जैसा धंधा यहाँ तेजी से पनपता जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि इन स्कूलों में शायद ही कोई अध्यापक ठीक से अंग्रेजी बोल पाता हो। अंग्रेजी माध्यम कहकर ठगने वाले इन स्कूलों की हालत सचमुच बड़ी दयनीय है। जगह जगह गली मोहल्लों की दीवारों पर पोत दिया गया है न्यू कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, मनु मॉन्टेसरी साइंस कॉलेज, हंसा देवी गर्ल्स कॉन्वेंट कॉलेज वगैरह वगैरह। एक और नया बोर्ड देखा है हंगर प्रोजेक्ट स्वास्थ्य एवं सफाई की वगैरह वगैरह। एक और नया बोर्ड देखा है हंगर प्रोजेक्ट स्वास्थ्य एवं सफाई की बेहतरी के लिए हंगर प्रोजेक्ट। एनजीओ होगा कोई। मन लुभावनी नई नई चीज़ों से अटा पटा है बाजार। यहाँ की कच्ची गलियों में दौड़ते हुए स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिलों की कतारें देखकर आश्चर्य होता है। कुछ मारुति कारें भी दिखाई देने लगी हैं, जबकि पहले यहाँ सालों में एक आध बार कोई कार दिखती थी। अब हम बच्चे उचक उचक कर टकटकी बांधे तब तक उसे गुजरते देखते रहते हैं, जब तक कि वो निगाहों से ओझल न हो जाए। एक बार बड़े फाटक वाले कक्का के घर हेमस्टर आई थी, सो हम सब उसे कितने कौतूहल से छू छू कर घंटों निहारते रहे। इन लोगों को फैशनेबल कपड़े, स्टाइलिश चश्मे और जूतों से ही फुर्सत नहीं है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। लड़के लड़कियों के बीच पनपता साथ, पढ़ाई लिखाई की साझेदारी वाला न होकर झटपट प्रेम और फटाफट शादी तक सिमट कर रह गया है। कल बाई तमाम किस्से सुनाती रहीं। पिछले महीने ढीमर के लड़ने से ठाकुर की लड़की से प्रेम विवाह रचा लिया, जबकि लड़का कुछ करता धरता नहीं है, क्या खिलाएगा अपनी बीवी को। सवाल सुनकर बाई साहब बोली, बिन्नू अब जौई समाज पहले की तरह नाक भाव से कोड़त है। बच्चन से मोह तोड़बो आसान है का। एक समय था कि हमें चाहे अनचाहे पड़ोसियों के निमंत्रण में रहना पड़ता था। यदि भूल से कभी बिना दुपट्टा ओढ़े घर से बाहर कदम रखा तो अगल बगल वाली टोक देती, हमें उनकी बात माननी पड़ती। जबकि आज कोई किसी से कुछ कहकर तो देखे, पलट कर बार करने से नहीं चूकेगा। तुम्हें क्या मतलब, हमारा ठेका लो तुमने, पहले अपने घर को ठीक कर लो तब हमें कुछ बताओ। यहाँ के बच्चे क्या कर पाएंगे। कल नीता के भाई से बात की तो पता चला कि एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन तनख्वाह है मात्र 500। गुरजने पर पता चला कि दीदी टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे ही कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तुरंत सलाम कर लूँगा। लेकिन ढंग की वो नौकरी मिलेगी कैसे। इन्हें ना तो उतनी हाथ तोड़ मेहनत कर पाते हैं, न वैसी भाग दौड़। बस किसी तरह BA MA BSc MSc वगैरह कर लिया तो पढ़े लिखे की तख्ती लटकाकर यहाँ वहाँ बेमतलब भटकते घूमते हैं। ये सचमुच चिंता की बात है। पिछले 3 सालों में यहाँ से मात्र 3 लड़कों ने ढंग की नौकरियाँ पाईं, बाकी तो बस फार्म भरने और तैयारी करने में ही जुटे रहते हैं। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा। नीचे से बाई साहब की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी, लो अम्मा आ गई तुम्हारी। रीता देख लो आ गई तुम्हारी चहेती बहन। तुम अचानक कैसे चली आई रीता। अरसे बाद अम्मा की निगाहें रीता से मिली, लेकिन रानी का चटर पटर बोलना जारी रहा। दीदी आप कितनी बदली लग रही। आपने अपने लंबे लंबे बाल कटवाए लें, कितना अंतर लग रहा। तुम भी तो पहले से लंबी हो गई और पतली भी। रीता बोली, दीदी हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाई होगी। क्यों दीदी। रीता तुमने दुबरी हो गई, खावो पीवो टाइम से नाय मिलत का। अरे अपनों घर जैसो खाए पीवो को का धरो। बीच बीच में बोल पड़ी। इन बातों से असंप्रक्त अनीता ऊपर की तरफ जाने लगी तो रीता ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम, बैठो यहीं, हमारे लिए अदरक वाली बढ़िया सी चाय बना लाओ। कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, कहकर वह बरामदे की तरफ मुड़ी और वहाँ रखी किताबें उठाकर अपने ऊपर वाले कमरे की तरफ मुड़ने लगी। अम्मा ये अनीता इतनी कटी सी क्यों रहने लगी। बकर बकर बोलने वाली अनीता की चुप्पी का रहस्य क्या है। आखिर बात क्या है, क्यों परेशान है, ये क्या कर रही है। हमारी तरह बाहर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है। सोच रहे हैं ले जाएं हम अपने इसे साथ ही। नहीं रीता, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, तुम्हें बताएं हम जा की बात है।
अम्मा ने आंखों से चुप रहने के संकेत दिए, लेकिन रानी का भैया पुराण चालू रहा। वह हर दिन का ब्यौरा चटपटे अंदाज में बताती जाती। इससे ऊबकर अम्मा उठी और रीता से अंदर चलने का इशारा किया। आमने सामने खड़ी होकर पूछने लगी, का रीता, नवीन की चिट्ठी पत्री वगैरह आवत कि ना? उनके घर दहेज लेके बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आत जाए रहे। आजकल तो हमें चिंता होने लगी। देखो अम्मा, साफ बात है, यदि वे वाकई हमसे शादी करना चाहते हैं तो हमारी सिर्फ एक ही शर्त होगी, हम दहेज में एक पाई नहीं देंगे, चाहे वो करें या ना करें। लेकिन कितऊ और करें तो का हमें दहेज न देने पड़े? अम्मा, वैसे अभी एक आध साल और नहीं करेंगे शादी, पहले MBA ख़त्म हो जाए, फिर देखा जाएगा। लेकिन अनीता का क्या राज है, बताओ? उसने उत्सुक निगाहों से अम्मा की तरफ आंखें गड़ा दी। क्रमशः उन्होंने पूरी दास्तां सुना डाली। सुनते ही अवाक रह गई रीता और भीतर से खौलने लगी। अवसन्न स्थिति में कुछ भी कहते नहीं बना। फिर भी फुसफुसाने लगी, जाकी तो हर हाल में शादी करने पड़े। बाहर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आज़ादी दी हो तो ज़्यादा बिगड़ जाइए। वैसे ये डरती है तुमसे। फिर हमने आगरा जाए के कराए दे सफाई, उतने अपने जान पहचान की कौन आए। रीता जाकी तुरंत शादी करके निपटाने पड़े हैं, दूसरों कौनो रास्ता ना बचो। लेकिन अचानक कितने कर दें शादी, ऐसो को तैयार हो जाए, ऐन हो जाए तैयार। हमने 2-4 जगह लड़का देख लें, अब तुम आओ तो फाइनल कर जाओ। रीता, हमसे नहीं झेले जात जे रोज रोज के नाटक। वो लड़का कमऊ अपने घर चिट्ठी पत्री भेजत तो कमऊ बीच रास्ता में रोक के जासे तासे बात करन लगत। बदनामी होने लगी हमारी। रीता, तुम सच्ची में हमारी जान बचानो चाहत हो तो जाको ब्याह करके निपटाए दो हमें, नाय तर हम कौनो तरफ सरक जाए हैं। बोलते बोलते अम्मा का गला रुंध गया। रीता, तुम्हारे भैया के लक्षण देख आई हम, हमारी परेशानियों के निपटाए के लाने उनके पास टाइम ना है। टाल मटोली करके बातें बनाए के लौटाए दो हमें। कोई कहेगा नहीं कि भैया है तो बहन क्यों आई? और मान लो कोई हम ही से पूछने लगे कि अभी तक क्यों नहीं हुई तुम्हारी शादी, तो क्या जवाब देंगे? देखो रीता, दुनिया जानत है कि तुम ऊँची पढ़ाई कर रही, जहाँ अब नाय कर रही शादी, इसलिए बीच बारी की बातें चलान लगे। मुन्ना कहलाने लाख बहाने हैं कि छुट्टी नाय मिले, बाद में आए हैं। तुम चाहो तो राम प्रकाश चाचा के संग चली जाओ, अपनी बिरादरी के समाज में अपनी इज्जत है। पूछिए हमारी समझ में उनके संग जावे में कौनो हर्जा ना है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या अनीता शादी के लिए तैयार हो जाएगी? हमारी समझ में तो हो गए है, बा घटना के बाद तो एकदम बदल गई। अब तो अपनी गलती गिलाने ऐन पछतात कहते हुए अम्मा वहाँ से उठकर चली गई। रीता के दिमाग में अनीता और नवीन दो अलग अलग दिशाओं को जाती लड़ियाँ गुथने लगी। बड़ी बड़ी पैसों वाली पार्टियाँ दहेज लेकर नवीन के घर के चक्कर लगा रही हैं। बाई ठीक कहती हैं, घड़ी पलक की जाने नहीं, करे काल की बात। अनीता की क्या पढ़ाई का एक चांस और देना चाहिए, क्या निर्णय लूँ समझ में नहीं आता। नवीन को लेकर बहुत कुछ साफ तस्वीरें मेरे भीतर आकार नहीं ले पाती। कभी लगता है कि वह मुझे बहुत गहराई से बहुत शिद्दत से चाहता है, लेकिन कभी कभी तो ऐसी बातें करेगा कि हद दर्जे का स्वार्थी और सामंती लगने लगता है। ख़ास तौर पर जब वह मेरी घरेलू परिस्थितियों को लेकर कैसी सी चुभने वाली टिप्पणी तड़ से जड़ देता है। गाए बगाए वह दकियानूसी बातों की ढपली बजाने बैठ जाता है। हाँ, मेरी पढ़ाई और करियर से जुड़ी बातों के प्रति वह जरूर संजीदा था, लेकिन क्या उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं था? बस कभी मैं अपनी घरेलू समस्याएं उनके सामने खोलती तो उसका रेडीमेड जवाब यही होता, तुम क्यों इतनी जान खपाती हो? इन बातों की फिक्र तो तुम्हारी अम्मा को होनी चाहिए। तुम ही क्यों अपने ऊपर इतना बोझ लाती हो? खुद अपने बारे में ठीक से सोचने समझने की अक्ल तो है नहीं तुम में, चली हो दुनिया भर का ठेका लेने। अच्छा एक बात बताओ, तुम अकेली लड़की कहीं भी चले जाने को कैसे तैयार हो जाती हो? अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा करो। कभी किसी दिन तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, सच सच बताओ, तुम्हारे भाई क्यों नहीं उठाते घर की जिम्मेदारी? यदि वो नहीं उठाते तो क्या मैं भी उनके जैसा बन जाऊं? फिर उनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह गया? कुछ तो इंसानियत रहनी चाहिए। ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो।
पढ़ी लड़कियों के साथ यही दिक्कत है, वे हर बात में कुतर्क करने लगती हैं, जबकि यहाँ समझ की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। रीता, तुम्हारे यहाँ इतनी ज़मीन जायदाद है, इसके बावजूद ये तुमसे पैसों को उम्मीद क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। अरे नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से घर के लिए कुछ न कुछ खर्च करती हूँ। सच बात तो ये है कि अब घर के हालात पहले जैसे रहे भी नहीं। पहले भैया की पढ़ाई में इतना खर्च होता रहा, फिर हम सबकी पढ़ाई लिखाई में, अब शादी वगैरह में भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहती कि मेरी शादी में एक भी पैसा खर्च हो। लेकिन क्यों भला, ये तो तुम्हारा हक है। उसकी बात सुनकर झाड़ झाड़ जलने लगा तन मन, लेकिन वह बदस्तूर बोलता रहा। रीता, हमारे यहाँ दहेज के मोटे मोटे आसामी अपने अपने पैसों की गठरी बांधे चले आते हैं पिताजी के पास। उसकी बेशर्मी देखकर मैं एकदम से बोल उठी। नवीन, बिल्कुल साफ बात सुन लो। हमारी शादी में यदि एक भी पैसा खर्च करना पड़ा तो मुझे ना मंजूर है ये रिश्ता। मेरा रुख काम भाप कर वो हो करके हंसने लगा। अरे अरे नाराज़ क्यों होती हो? अरे नाराज़ क्यों होती हो माई स्वीट हार्ट? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुमसे कुछ मांगूं। वैसे भी मैं कौन सा खुद के लिए दहेज जुटा रहा हूँ। जो कुछ भी होगा तुम्हारा ही तो होगा, तुम्हारे उस प्यारे घर के लिए ही होगा। उनकी बातों में छिपे अर्थों को भाप कर अकबकाहट होने लगती। क्या हम एक दूसरे को बखूबी समझ पाए हैं? सोचती हूँ तो हैरत में पड़ जाती हूँ। उसकी बातों में कुछ ऐसा अर्थ निकलता जिससे अंदर ही अंदर तिलमिलाहट होने लगती। स्त्री पुरुष समानता जैसे सवालों पर उसकी सोच और हकीकत में तालमेल कहीं नहीं बैठ पाता। वैसे तो ऊंची ऊंची रटी रटाई रातों से के जुमले फेंकता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही परंपरागत संसार उसे धर दबोचते और व्यवहार में वे बातें खुद लागू करने की नौबत आती तो कन्नी काट लेता। टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी उसकी ज़िंदगी को जोड़ने बैठूं तो एक भी मुकम्मल तस्वीर का अक्स उभर कर सामने नहीं आ पाता। इन धुंधली तस्वीरों के सहारे कैसे खाका तैयार होगा हमारे जीवन का? उसकी बातों में अंतर विरोध भरा रहता। जटिल व्यक्तित्व के रेसे रेसे खोलो तो एक सूत्रता कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी। तो फिर हमारे बीच पनपते इस संबंध में आखिर है क्या? क्या किशोर वय में पनपते प्रेम का खिंचाव भर है ये? समझदारी का वैसा गहरा कुआं अभी तक क्यों नहीं खोद पाया? शादीपूर्ण स्त्री पुरुष के बीच में बराबरी का राग अलापने वाले जोड़े शादी के बाद किस कदर अपना रंग ढंग बदलते हैं। सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे लड़के वैसा सलूक करते हैं जैसा बीवियों के संग ये सब खूब देखा है। तो किस फिर नवीन के साथ हमारे संबंधों का ठोस धरातल, फिर वही अधिकार जमाने वाली बातें याद कर मैं नवीन के प्रति आश्वस्त नहीं कर पाती। और ना शादी इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। उठान पर था मालविका का कैरियर जब उसने नितिन से शादी की थी, लेकिन 6 महीनों में ही सारी तेजी धूप से बुझ गई। उसके विदेश जाने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। वीज़ा पासपोर्ट देख कर उड़ती रहती थी, लेकिन आजकल वो तलाक देने के बारे में सोचने लगी। डर लगता है कहीं हमारा भी यही हाल ना हो। लेकिन अनीता के साथ कैसा हुआ ये सब? क्यों कर इतना आगे बढ़ती गई? सोच की सुई फिर वहीं आकर अटक गई। रीता निगाहें भरकर लड़की को देखती रही। अच्छी लंबाई, ठीक ठाक चेहरा मोरा, थोड़ा सा दबा रंग, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी पर्सनालिटी है। आपने पढ़ाई यहीं के कॉलेज से की होगी? नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई अपनी दीदी के यहाँ रहकर ग्वालियर से की है। इस वक्त लॉ कर रहा हूँ। वैसे तो ठेकेदारी करता हूँ, नाप तोल कर बोल रहा था वह। कोर्ट में थोड़ी बातचीत के बाद रीता लड़के के माँ बाप से मिलने उनके घर की तरफ चल पड़ी। कच्ची पगडंडियों वाले उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते दाईं तरफ था एक लंबा चौड़ा मैदान जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बाईं की तरफ थी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। बाईं तरफ थी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। इसके पिछवाड़े बने पोखर के इर्द गिर्द कुछ सुअर मंडरा रहे थे। गलियों में कुछ कपड़े बर्तन वालों की दुकान दिख रही थी। थोड़ी दूर बने सहकारी बैंक पर रीता की निगाहें अनायास थम गईं, जिसके नीचे था ब्यूटी पार्लर। अरे यहाँ भी इतनी भीड़! चंद कदम बाद दिखाई दिया एक सुंदर सा जैन मंदिर। वाकई कितनी नक्काशीदार इमारत है ये तो। नमस्कार चाचा, कहाँ की तरफ?
राम शरण कक्का कहीते जाने नेक काम है। फिर वे रीता से बतियाने लगे। बेटा, छोटी जगह में सब एक दूसरे को पहचान ले, लेकिन रीता का ध्यान उन लोगों की तरफ था जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। शायद कटे बालों वाली ऐसी आदमिका को अरसे बाद देख रही हूँ। उंगली से घर की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखो रीता, ये सामने वाली बिल्डिंग उन्हीं की है। अरे वाह, ये तो पूरी हवेली है। काफ़ी पैसे वाले हैं क्या? वे पुराने पैसा वाले हैं। इनके बाप दादा यहाँ के राजा कहत रहे। राजा माने बिना तिलक के राजा, यानी जमींदार घराने के। यहाँ की बहुतेरी जमीन जायदाद का पर मलिकाना हाथ था इनका। हालांकि बाद में बंटवारा होने पर कई टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी पैसा की कमी ना है। एक बड़ा लड़का और ये छोटा वाला है। काम धंधों अच्छो चलता है इनको। कोई बताए रहो बड़ा भाई खाऊ उड़ाऊ के कुछ करता धरता नहीं। अरे सब कोरो अफवाहें हैं। तब तक घर आएगो। अभी दोनों में गैलरी तक अपने कदम बढ़ाए थे कि भीतर से आवाज़ सुनाई पड़ी, को है? कक्की हम हैं, राम राम कक्की। जे रीता है, दिल्ली में नौकरी करती। अपने छोटे भैया को देखवे आई, अपनी बहन के लाने। इनके बड़े भैया डॉक्टर हैं। अब उन्हें आवे की छुट्टी नहीं मिली, सो जय बोली कि हम ही मिल लें आपसे। हमने तो कह दी कि ऐन देख लो, घर द्वार घर ही की बात है, का हर्जा। ये तुम्हें हिलाते सेवक की तरह दबी जुबान से लगातार बोलते जा रहे थे। लड़के की मोटी माँव से नीचे से ऊपर तक ऐसे देखती रही जैसे आंखों ही आंखों में एक्सरे ले रही हों। फिर एक एक शब्द चबाते हुए बोली, अब इनकी शादी नहीं भई का? संबंध तो तय है, लेकिन शादी एक आध साल बाद होएगी। काहे से कि इनकी पढ़ाई चल गई। बिन्नू ऊंची पढ़ाई कर रही, MBA कर रही। इनकी पढ़ाई देख कर सबने सोची कि तब तक बीच बारी को संबंध कर दें। इसी बीच नाश्ते से भरी तस्तरियाँ वहाँ रख दी गईं। थोड़ी देर बाद लड़के के पिताजी भी वहीं पहुँच गए और बेबी रीता को अपनी लच्छेदार बातों में गोल गोल लपेटते रहे। रीता से अंग्रेजी में बतियाते हुए वे शायद उसे नाप जोक रहे हों, लेकिन रीता बड़ी सहजता और आत्मविश्वास से बोलती रही। शायद अपने पढ़े लिखे होने की मुहर लगाने या अपने स्टेटस को दर्शाने की खातिर बार बार अपने उच्च कुलीन परिवार की कथा बाँचने लगती। यूँ रीता यू नो रीता वाई वी आर हियर। थोड़ी देर अंग्रेजी बोलने के बाद वे फिर अपनी भाषा पर उतर आए। अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद अपनी रूट से लगाव आसानी से खत्म नहीं होता, वरना हम चाहते तो शहर में शिफ्ट कर सकते थे। एक आध दो बार ग्वालियर भोपाल में जमने की कोशिश की, मगर जल्द ही मन उचट गया। बिलीव मी इट हैम्स वाई द वे बिटिया, कहाँ संबंध तय हुआ तुम्हारा? आई मीन इट्स मोर लव मैरिज। सुनकर भीतर ही भीतर कसमसाती रही। फिर जवाब के लिए चाचा की तरफ देखा जो काजू टूंगने में लगे थे। क्या यहाँ संबंध तय करना ठीक रहेगा? ऐसे निठल्ले लोगों के जीवन में कोई हलचल नहीं दिखती। वे कैसे कहाँ से पैदा होएगी सुर लायतान। देर सवेर यहाँ ठहरे पोखर जैसे सड़ास पैदा होने लगी। बातें करते करते उनके मुंह से शराब का भभका छूटने लगा, लेकिन चाचा तो तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे थे ना। मन का भेद छिपाते हुए उसने औपचारिक मुस्कान चेहरे पर चिपका दी। हाथ जोड़ते हुए चलने लगी। चाचा का आलाप जारी रहा, राज करेगी यहाँ अनीता बिटिया। अरे रीता, तुम बेकार की बातें सोच सोच के सर खपाए रही। बाप बेटा दोनों मिलकर यूँ शराब की बोतलें लुढ़काते रहेंगे, फिर एक न एक दिन तो इनका सारा पैसा पानी की तरह बह जाएगा। लेकिन बिन्नू अनीता की कितना एक बदनामी हो गई, सो तुम्हारी मताई को जल्दी पड़ी है। बाकी हिसाब से रिश्ता ऐन जांच रहे हैं। जहाँ तक पीवे की बात है तो आजकल के ज़्यादातर मोड़ा पियत हैं। काहे बिन्नू गलत कह रहे? चाचा, असली बात तो यह लड़का खुद तो कुछ कमात ना है और ठेकेदारी तो आजकल सबई करन लगत है, लेकिन इन्हें ज़्यादा करवे की ज़रूरत ना है। ऊपर वाली की दया से इनके पास इतना पैसा, सो छोट मोट काम जो कर लिए हैं, पढ़े लिख के नौकरी तो इन्हें करन ना है। तुम ही सुनो का तुमने सुनी ना है वे का कह रहे थे? मनीष को ग्वालियर में नौकरी मिल गई रहे थी, लेकिन हमने नहीं कराई। काहे से कि आजकल
5,000 रुपये रुपल्ली में। इतक पैसा तो हमारे नौकर चाकर ले लेते हैं। बोलो गलत कह रहे हैं। घर की तरफ वापस मुड़ते उनकी बातों का क्रम उस वक्त थम गया जब रीता बिना जवाब दिए आसमान की ओर देखने लगी, जहाँ बादलों के रंग बिरंगे टुकड़े इधर से उधर पर्वत श्रृंखला बनाने में जुटे थे। आसमान का रंग इस वक्त सचमुच बहुत प्यारा लग रहा था। न हल्का नीला न गहरा नीला, थोड़ा सा रॉयल ब्लू, लेकिन हल्के फीके नीले रंग की तरफ आता हुआ। बहुत मुश्किल है कुदरत के रंगों को पकड़कर शब्द देना। वह सोचती रही, तन मन दोनों में थकावट उतरती गई। चाचा बोलने के लिए बार बार गुनगुनाते, लेकिन रीता की चुप्पी देखकर मौन साध लेते। कितना विचित्र है ये समाज, इसकी पक्षपाती परंपराएं, मर्यादाएं, कितने अजीब गरीब यहाँ के कायदे कानून। लड़का यदि कुछ उल्टा सीधा करता है तो देर सवेर सभी उसे हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यदि लड़की ये सब काम करे तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। कैसा है ये समाज, किसने बनाए ऐसे एक तरफे नियम। भैया भाभी को देखकर वितरसा से ओठ चबाने लगी अनीता। यही समाज वाले कितनी इज्जत से पेश आ रहे हैं उससे, कैसे उनके आगे पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे समाज पर। एक था वो राकेश जैसा डरपोक चूहा, सोचते ही मन में कटारी सी चुभने गड़ने लगती है। क्या वाकई प्रेम था वो, सोचते ही देह पर जहरीला सांप रेंगने लगता है। चारों तरफ जहर ही जहर फैलने लगा। अब इसी जहर के साथ जिंदगी जीना पड़ेगा मुझे, तो क्या यही बदा था मेरे भाग में। सोचते ही दिमाग की नसें फड़कने लगती। बड़ी सहानुभूति उतारती फिरती है रीता भी हूँ। उनके ये नाटक जरा नहीं सहते मुझसे। उनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने की कुछ और हैं। क्या किया उन्होंने मेरे लिए, बस किसी तरह एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। लो भाई, कहने को तो हो गया, हमने पूछा तो था, हमने इतना किया तो था, लेकिन उनका असली रूप कौन जानता। हमारे मुंह पर हमारे जैसी, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे जैसी बातें उनको करवो आवत है। हम तुम्हें खूब समझते हैं। उनका ये डबल स्टैंडर्ड रवैया। रीता की तरफ अविश्वसनीय निगाहों से ताकती अनीता स्मृतियों की पटरी पर दौड़ती चली जा रही थी। एक बार मैंने उनसे साफ साफ पूछा था, मैं आपके साथ बाहर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले लो। सुनकर पहले तो वे आनाकानी करने लगी, बाद में बोली, अभी कैसे ले जा सकते हैं, वहाँ जाकर पता करेंगे। इतने प्रसिद्ध नंबर आए हैं तो निश्चय ही एडमिशन हो जाएगा। इतने प्रसिद्ध में कहीं एडमिशन हो भी पाता है या नहीं, वहाँ हम फ़ोन से बात करेंगे। तुम रमेश के साथ आ जाना। लेकिन बाद में शायद कुछ बात और दिमाग में आई हो, इसलिए मुझे अपने साथ दिल्ली ले गई। लेकिन क्या वो वाकई चाहती थी कि क्या मैं वहाँ पढ़ूँ, वरना एक से एक बहाने क्यों निकालने लगी। इतने कम नंबरों में कहीं भी एडमिशन होना मुश्किल है। पहले तो यही पट्टी पढ़ाई गई, फिर बताया गया किसी प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है, लेकिन वहाँ हॉस्टल नहीं मिल सकता। फिर रहोगी कहाँ। मेरे हॉस्टल में बतौर गेस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक सकती। सुनकर मैंने प्रतिवाद किया, आपकी बगल वाली के साथ में तो कजिन महीने भर से रह रही है, जैसे ही किसी ने रिपोर्ट कर दी तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा भी कोई क्यों करेगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से कहना चाहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं इस हॉस्टल की मैनेजमेंट कमेटी में रही हूँ, इसलिए ऐसा कतई नहीं कर सकती। मैंने दूसरों के कमरे खाली करवाए हैं, सो कई लोग जले बुने बैठे हैं। देर सवेर कोई न कोई मेरी शिकायत ज़रूर करेगा। एंड आई कॉट बियर दिस इंसल्ट। सुनते ही आग लग गई। एक तरफ तो इन्हें नियम बनाने की पड़ी है, दूसरी तरफ ज़िंदगी को संवारने की लंबी चौड़ी फिलॉसफी बघारती हैं। फिर मैं उनसे खूब देर विनती करती रही, मुझे कहीं किसी भी हॉस्टल में डाल दो, लेकिन मैं वापस घर नहीं लौटना चाहती। मैं यहीं रहकर खूब मेहनत करूँगी, दिन रात पढ़ूँगी। मुझे एक मौका और दो अपनी तकदीर संवारने का। फिर नए सिरे से भाग दौड़ कर वर्किंग वूमेन हॉस्टलों में जगह तलाशी गई। दीदी के कुछ पुरुष मित्रों ने भी इस मुहिम में खूब साथ दिया। दीदी के कितने सारे दोस्त हैं, वे कितने उन्मुक्त ढंग से उनसे बातें करती हैं। सोचते ही भीतर भीतर सनसनाहट होने लगती। एक मैं थी कि सूली पर लटकाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी।
खैर उनके दोस्तों की मदद से इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में सिर्फ ठिकाने की जगह मिल गई। कैसा दड़बा टाइप कमरा है यहाँ का। एक कमरे में 4 लड़कियों के संग कैसे गुजारा होगा। छूटते ही वे तुनक कर बोली, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। यहीं रहकर यदि कुछ पढ़ लिख सकती हो तो खूब मेहनत करो। दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना, सिर्फ तो सोने यहाँ आ जाना। उनकी बातों की चुपचाप म्याला फिरती रही। उनका ये एहसान ज़रूर था मेरे ऊपर कि उन्होंने हॉस्टल की पूरी 5,000 रुपये की फीस भरी और इस तरह कहीं पैर टिकाने की मुट्ठी भर ज़मीन तो मैसर हुई मुझे। मैं कॉलेज के नियम से आती जाती और पूरी ईमानदारी से दिन रात पढ़ाई करने की कोशिश करती रही, लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे पता लगाता हुआ एक दिन राकेश वहीं आ धमका मुझसे मिलने। मेरे जख्म फिर से हरे उठे। उसकी गिनाई मजबूरियों को बड़े ध्यान से देर तक सुनती रही। भीतर रिसाब की तरह भिगोती रही वे बातें। अभी भी कुछ बाकी है जो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है। अंदरूनी खालीपन को भरने लगी उसकी बातें। चलो पढ़ लिख कर तुम ही कुछ बन जाओ, तब तक मैं इंतज़ार कर लूँगा तुम्हारा। भले ही कुछ ना कर पाया, लेकिन ये संतोष तो बना रहेगा कि तुमने कुछ हासिल किया। बंदा तुम्हारा गुलाम पहले से था, आज भी है, ता जिंदगी रहेगा। ये लो। मैं फिर से इन्हीं बातों की जुगाली करने लगी और शुरू हो गया फिर वही घन चक्कर। कोई भी तर्क भीतर खालीपन को नहीं भर पाता। ऐसा लगने लगता जैसे अपना कोई खो गया, वह वापस मिल गया। फिर उन्हीं बातों में गोता लगाने लगी जिनसे बमुश्किल उबर कर अपने बूते जीना चाहती थी। धीरे धीरे उचाट हो गया मन। पढ़ती तो अक्षरों के भीतर से उगाता राकेश का हंसमुख भोला चेहरा, उसके रेशमी चमकदार डायलॉग याद करते ही पूरे वेग से उछाल लगाने दौड़ पड़ती। समुंदर की अंतहीन लहरें। ऐसा अदम्य आकर्षण दोबारा क्यों कर पैदा हो गया नहीं जान पाई। काली रात के गुप्त अंधेरे में कोई और नहीं सोचता था मुझे। उनकी बातों की गंध, रस और छवि मुझे बेचैनी भर देती। मुंह बाएं निकलने खड़ी अजगर जैसी सच्चाइयों के बावजूद मेरी कशिश और मेरे ताप कैसे भी थमता नहीं था। राकेश पर ठप्पा लग चुका था बिजनेसमैन के। टुंड पूंजिया टाइप ढले लड़के की क्या औकात है। तुम्हें तो 2 टाइम की रोटी को अपनों भूतों नहीं खिलाए पाए हैं। क्या हैसियत है उसकी, कैसे कहाँ रह पाएगो तुम्हें। काली हकीकत डर से जाती थी। घर पर आश्रित होने की वजह से पर्याप्त आत्मविश्वास उसे कहीं नहीं पनप पाया। बावजूद उसके प्रति मेरी आसक्ति छुपती नजर नहीं आई। आंखों पर मोह की काली पट्टी उजाला देखने पर लौट आई। इधर मुझ पर बारीक निगाहें रखी जा रही थी। हॉस्टल में से पूरी रिपोर्ट लगातार दीदी के पास भेजी जाती रही, जिसके बारे में मुझे बमुश्किल बाद में पता चल पाया। हकीकत के पहने सींग दिखाता बैल एक बार मुझसे मुठभेड़ करने के लिए सामने खड़ा हो गया। जिसका डर था वही हुआ। 2 विषयों में बैक पेपर आया, बस फिर क्या था। दीदी को ठोस बहाना मिल गया, यानी मुझे हॉस्टल से बाहर निकाला जाए। दीदी के जहर बुझे ताने कलेजे चीरने लगे। कितनी मेहनत, कितनी भाग दौड़ करके तुम्हें यहाँ रखा, सो तुमने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए और ये पढ़ाई की है। इसका मतलब अम्मा सही है कि तेरा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। सो क्यों नहीं लगता? तभी तो वो वार्डन बताती है कि तू दिन भर किसी के साथ गायब रहती है और रात 7 बजे के बाद लौटती है। मतलब साफ है तो ये हो रही थी तेरी पढ़ाई। बिल्कुल ठीक जा रही हो तुम। एक चांस दिया था मैंने अपनी जिद और इस उम्मीद से कि यहाँ रहकर माहौल बदलने से शायद तुम कुछ सुधर जाओ, लेकिन कड़वी दवा की तरह हलक के नीचे उतारती रही उनके भाषण को। तुम सचमुच इन हकीकतों से मुंह मोड़कर ना तो भागा जा सकता है, ना ही कोई शॉर्टकट अपनाया जा सकता है। सो भिड़ने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं बचा मेरे पास। उस दिन बहुत हताश पस्त अकेली पड़ गई थी। टूटता चटकता रहा तन मन और उजड़ता रहा जीवन। राकेश फिर से अपनी असमर्थता और बेबसी की राग अलापता रहा। अब चारों तरफ से सभी रास्ते बंद हो चुके। सो मजबूरी थी घर लौटना। घर पर सब जैसे इसी बात की बाट जो रहे थे।
सो चटपट शादी कर दी गई। ये रीता मेरी हितू क्या वाकई मेरी हितू थी? इस वक्त वे अम्मा की चमची बन गई थी। सो उनके कहने पर मेरे लिए लड़का भी देख आई। यही है इनका असली रूप। सो अब किस पर भरोसा करूं मैं? कोई अपना सच्चा मीत नहीं दिखता इस दुनिया में। हम अपनी छाया से दूर भागते हैं, लेकिन आखिर कब तक? किसके दम पर विरोध करती? कौन है मेरा साथ देने वाला? चलो, जो भाग में बंधा था होगा, देखा जाएगा। चाहे जैसा भी हो, एक साथ तो मिलेगा। शायद अच्छा ही निकले। रूममेट के आखिरी लफ्जों को देर तक चबाती रही। थोड़ा सा उत्साह और कौतूहल का भय शादी को लेकर उमंगता, लेकिन ढेर सारा शक, संदेह और अविश्वास उसे चट से कुतरने लगता। दिमाग में रह रह कर उमंग की बिजलियां चमकती, लेकिन वे नुकीले सवाल पीछा नहीं छोड़ते और अंदर से कई सारी आवाज़ें दिमाग में बजती रहीं, लगातार बहते अंतःस्राव की तरह। राकेश की स्मृतियों से भीगती रहीं, दिन रात इसी चक्करगिन्नी में पिसती रहीं। करवटें बदलते बदलते जोर की कसक उठती सीने में, लेकिन क्या करे, किससे कहें? अपने आप से जान छुड़ाकर कहाँ भाग जाए? रात के उमस भरे सन्नाटे में अचानक बारिश का झोंका आया और तेज हवा के संग संग टपकती बूंदों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन भीतर उमस तो जस की तस है अभी भी। अनीता खुश है या नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। उसके चेहरे पर वैसी रौनक नहीं तैर रही जैसी अमूमन शादी वाली लड़कियों के चेहरे पर होती है। यूँ तो चारों तरफ खूब चर्चा छिड़ी है इस शादी को लेकर। देखो तो कैसो नौ चलन आएगो, बड़ी कुंवारी और छोटी की शादी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।